एपिसोड 3 में हमने देखा था कि सूमो की कंडीशन से झल्लाकर छिनछिन म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के लिए निकल जाती है। पर उसी समय हानचो स्पेशली छिनछिन के लिए सुगर मेट हॉर्स बनवा के ला रहा होता है, क्योंकि उन दोनों को मिलवाने का देखा जाए तो क्रेडिट हॉर्स को ही जाता है। बट छिनछिन के मेंशन पर जाके उसे पता चलता है कि वो तो सूमो के साथ म्यूजिक एंड डांस एकेडमी गई है, और गुस्से में आके वो शुगर मेट हॉर्स तोड़ देता है और वो भी निकल पड़ता है म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के लिए। जब वो पहुंचता है तो वो सुनता है कि छिनछिन सूमो को खरीदना चाहती है, और लिंची को एहसास था कि हानचो भी दूर से ये सब सुन रहा है, तो आग को और भड़काने के लिए वो जानबूझकर आग में घी डालने लगती है छिनछिन से ये कह के कि वो सूमो के लिए अक्सर म्यूजिक एंड डांस एकेडमी आया करती थी पहले, और अब वो सूमो को खरीदना तक चाहती है जिससे वो उसे हर रोज देख सके। क्या हानचो काफी नहीं है? पर छिनछिन का रिप्लाई हानचो की भड़की आग पर पानी डाल देता है कि मैं सूमो को इसलिए नहीं खरीद रही कि वो एंटरटेन करे मुझे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं उसे उसकी फ्रीडम लौटाना चाहती हूँ। और हानचो की भी तारीफ करती है कि उसे ऐसा वैसा मत समझो, वो कुंग-फू और टैक्टिकल स्किल्स में ब्रिलियंट है, बस अभी वो हार्ट की बीमारी से गुजर रहा है। लिंची पूछती है कि जिस हिसाब से सूमो की रेपुटेशन है, आजाद होके भी वो लोगों के द्वारा सताया ही जाएगा, कैसे सेफ रखोगे तुम उसे? बट छिनछिन के दिमाग में ऑलरेडी एक परफेक्ट दिखा दी सूमो के लिए। हानचो के लिए अब ये छिनछिन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी। अब तक सारी चीजें, जैसे उसका उस रात माफी मांगना और क्लास के समय पोएम भी फॉर्म कर लिया उसने, और फिर अभी सूमो को उसकी आजादी दिलवाना, ये सारी चीजें इसी तरह पॉइंट कर रही थी कि छिनछिन अफवाहों की तरह एरोगेंट, बॉसी, इलिटरेट और हार्टलेस नहीं है। पर इन सब बातों के बीच में हानचो ये नहीं भूला था कि कैसे लिंची छिनछिन को सूमो देने के लिए इनकार कर रही थी और उसकी बेइज्जती कर रही थी। इसलिए वो ठान लेता है कि अब एक सूमो क्या, हर म्यूजिशियन उसे छीन लेगा। इसके लिए वो सीधे सिटी ओनर चेंगजू के पास जाता है और इमोशनल एड परफॉर्म करता है कि मैं तो बीमार हूँ, मेरे दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं, और इस बीमारी की वजह से मैं छिनछिन को समय भी नहीं दे पाता हूँ, और इसलिए वो बहुत अकेली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के म्यूजिशियन को क्यूली मेंशन शिफ्ट कर दीजिए, जिससे वो म्यूजिक और सॉन्ग से एंटरटेन होती रहे और अकेले ना फील करे। और सिटी ओनर चेंगजू हानचो की इस रिक्वेस्ट को मान लेती है, और जब छिनछिन अपने रूम का गेट खोलती है तो शॉक हो जाती है सारे म्यूजिशियन को देख के कि कुछ ही टाइम में पूरी बस्ती आ गई उसके मेंशन में और उसे कुछ पता ही नहीं है। पर इस समय सबसे बड़ा लॉस हुआ था लिंची को, क्योंकि लिंची का तो पूरा बिजनेस ही बैन हो गया है, जिससे उसका गुस्सा और छिनछिन के लिए उसकी नफरत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। छिनछिन कहती है कि उसे बस सूमो दे दो और बाकी म्यूजिशियन को ले जा सकती है, पर लिंची सिटी ओनर के ऑर्डर को कैसे डिनाई कर सकती है। वो टॉन्ट मारती है कि तुम्हारा पति हानचो ने भीख मांगकर इन म्यूजिशियन को यहाँ लाया है। अब तो लोग बात भी करने लगे हैं कि ये कपल जिसमें एक मांगता है और दूसरा छीन लेता है, और वहां से दांत पीसते हुए चली जाती है। लिंची के जाने के बाद छिनछिन हानचो को इस बात को लेकर टीज करने लगती है कि उसने अपने आप को नीचे झुकाकर इन म्यूजिशियन को यहाँ लाया है, जिससे हानचो चिढ़ जाता है। हानचो का म्यूजिशियन को यहाँ शिफ्ट करने का कारण सिर्फ छिनछिन नहीं थी, उसने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि उन म्यूजिशियन में उनका प्लान किया हुआ स्पाई भी था, जिसने काफी साल म्यूजिक एंड डांस एकेडमी बिता के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स क्लाइंट को एंटरटेन करके बहुत सी इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर ली थी। और वो स्पाई हानचो को ऑफर करता है कि आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मुझसे जान सकते हैं सिवाय ड्रैगन बोन के। और बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद हानचो पूछता है कि छिनछिन म्यूजिक एंड डांस एकेडमी आके करती क्या थी, हाँ? और स्पाई एकदम क्लूलेस हो जाता है कि वो इसका क्या जवाब दे। सीन चेंज होता है और सुबह हो जाती है। हानचो सारे म्यूजिशियन को सेकंड प्रिंसेस चूचू के मेंशन में शिफ्ट करा देता है, इस मोटिव के साथ कि उसका म्यूजिशियन बना स्पाई सेकंड प्रिंसेस के मेंशन में जाके और ज्यादा मिलिट्री और ब्लैकस्टोन माइन से जुड़ी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएगा। बाईजी के थ्रू हानचो को पता चलता है कि छिनछिन रिसेंटली गुचिन है, जो एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे बनवा रही है। और हाँ, हानचो को लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट छिनछिन उसे गिफ्ट देने के लिए ही बनवा रही है, और वो बाईजी से कहता है कि उससे पता ना लगे कि हमें इस गिफ्ट के बारे में ऑलरेडी पता है, इसलिए गिफ्ट मिलने पर हम एकदम सरप्राइज एक्ट करेंगे, और उसे ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं छिन प्ले नहीं कर पाता हूँ। और इन्हीं बातों के बीच उनकी नजर पड़ती है छिनछिन पर, जो उस इंस्ट्रूमेंट को लिए अपने रूम से निकल चुकी है, और हानचो को यही लग रहा था कि उसकी मंजिल वही है और एकदम एक्साइटेड था इस मूवमेंट के लिए। पर टू हिज सरप्राइज छिनछिन ने तो रास्ते ही बदल लिए और उसकी मंजिल तो पेहांग का मेंशन था। छिनछिन आ तो गई थी पेहांग के मेंशन इस इंस्ट्रूमेंट को लेके, पर पेहांग साफ मना कर देते कि उन्हें छिन प्ले करना पसंद नहीं है। पर छिन को पता था कि ये नापसंद सिर्फ दिखावा है, जबकि उसका छिन बजाना बहुत पसंद है, बस उसने बजाना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे लगता था कि ये छिन सिर्फ म्यूजिशियन बजाते हैं औरतों को लुभाने के लिए, और वो नहीं चाहता था कि लोग उसे भी एंटरटेनमेंट का टूल की तरह माने। इसलिए छिन उसे समझाती है कि आपके जैसा स्मार्ट, टैलेंटेड और सच्चे लोगों को दूसरों की सोच के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
चिंचिन के काफ़ी समझाने के बाद पेहांग को रियलाइज हो जाता है कि लोगों की वजह से उसे अपनी खुशी सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए। पेहांग इंस्ट्रूमेंट प्ले करता भी है और चिंचिन के सजेशन पर सुमो को भी अपने मेंशन में रखने के लिए तैयार हो जाता है। कोइंसिडेंटली लिंची भी पेहांग के मेंशन पर आ रही होती है और जब वो पेहांग को छिन बजाते हुए सुनती है तो वो चिंचिन को अपने विप में फंसा के धक्का देती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पेहांग को वो चीज़ कराने की जिससे पेहांग को नफरत है। और पेहांग भी वन ऑफ द 1000 रीजन है जिसकी वजह से लिंची चिंचिन से नफरत करती है, क्योंकि लिंची को पेहांग पसंद है पर पेहांग और चिंचिन बचपन से ही इंगेज्ड हैं। चिंचिन धक्के की वजह से दरवाजे से टकरा गई थी जिससे उसका एक हाथ टेम्पररी डिसलोकेट हो गया था। ये कह सकते हैं कि झटके की वजह से मोच आ गई थी। चिंचिन की बड़ी बहन चेनयुआन चिंचिन के मेंशन आके उसके हाथ को ट्रीट करने की कोशिश करती है, पर इस कोशिश में चिंचिन को काफी दर्द सहना पड़ता। और हाँ, दर्द से याद आया कि चिंचिन को दर्द में देखकर भी हांसू ने उसको ताना मारना नहीं भूला कि मुझे तो लगा था कि तुम अपने परम मित्र से मिलने गई हो, क्या हुआ? छिन बजाते बजाते हाथ टूट गया। छिन के लिए एक तरफ ये ताना और दूसरी तरफ जीरू की तारीफ, ये चिंचिन का कितना भी दर्द दिया जाए वो उफ तक नहीं करती है, क्योंकि 5 साल की एज से उसने कुंफू सीखना स्टार्ट कर दिया था जिससे उसको काफी चोटें खानी पड़ी और वो दर्द की आदी हो गई है। पर हांशु को एहसास हो गया था चिंचिन की आंखों में दिख रहे दर्द को देखकर कि हर अफवाह की तरह ये अफवाह भी गलत है कि चिंचिन को दर्द फील नहीं होता है। इसलिए वो चिंचिन के हाथों को रीसेट करने का काम खुद को देता है और सबको भेज देता है। चिंचिन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कहता है कि उस दिन जब हम पहली बार मिले थे तुम उस रेड ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी और घोड़े से गिरने के बावजूद भी तुम एकदम काम और कंपोज थी। तुम्हारी इस बहादुरी ने मुझे तुम्हारे प्यार में पड़ने पर मजबूरी कर दिया और मैंने कसम ली कि शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा और मुझे पता है कि तुम्हारी भी फीलिंग कुछ ऐसी ही है। और वो धीरे धीरे क्लोज और काफ़ी क्लोज आ जाता है चिंचिन के, जिससे चिंचिन सहम जाती है और आंखें बंद कर लेती है और हांसू उसे डिस्ट्रैक्ट देख के झटके से उसके हाथों को सेट कर देता है। चिंचिन पूछती है कि ये सब बकवास बातें तुम बस मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे थे ना? हांसू भी हाँ में हाँ मिला देता है। हाथ सेट करने के बाद उसकी बहन चेनयुआन चेक करती है कि क्या हाथ अब ठीक है। इसी बीच चिंचिन लंबी लंबी हाँकने में लगी हुई थी कि लिंची ने अचानक से मुझ पर अटैक इसलिए किया क्योंकि उसे पता है कि सामने से वो मुझे हरा नहीं सकती है और जिस दिन मेरा हाथ ठीक होगा उसकी खैर नहीं है। तभी चेनयुआन अनाउंस करती है कि चिंचिन का हाथ अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये सुन के जीरू निकल जाता है लिंची को बुलाने जिससे चिंचिन उसे बदला ले सके। बेचारी चिंचिन जीरू को तुरंत रोकती है कि मैं थर्ड प्रिंसेस इन छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ूंगी तो ये मेरे स्टेटस के अकॉर्डिंग सही नहीं है और वैसे भी क्राउन प्रिंसेस इलेक्शन जल्दी होने वाले, सो बेटर है कि मैं अभी स्टडी पर ध्यान दूँ। बेचारी चिंचिन का फिर से पोपट हो गया। नेक्स्ट सीन में वही म्यूजिशियन वाला स्पाई हांचू को रिपोर्ट करता है कि सेकंड प्रेसिडेंट चेन चोटू सिटी ओनर की रियल बेटी नहीं है और इसे सुन के बाईजी एडवाइस करता है हांचू को कि ये तो अच्छा मौका है, अगर हम चिंचिन को पॉइजन दे दें तो सिटी ओनर एक बेटी के पैरालाइज्ड होने के बाद चिंचिन को मरने नहीं देगी और जरूर वो ड्रैगन बोन के थ्रू से बचाने की कोशिश करेगी और यही हमारा चांस होगा उसे लेने का और आपके दिल की बीमारी हमेशा के लिए टाटा बाय बाय। बट हांचू को ये ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि इसे चिंचिन की जान चली जाएगी बिकॉज ये ड्रैगन बोन सिर्फ एक लोगों की जान बचाने की एबिलिटी रखता है। बट बाईजी और स्पाई ब्रेन वॉश करने में लगे थे कि ये चांस फिर नहीं मिलेगा। हांचू कुछ टाइम मांगता है इसके बारे में सोचने के लिए। थोड़े टाइम बाद वो जब चिंचिन के मैंशन में जाता है तो पाता है कि वहाँ पेहांग और चिंचिन एक दूसरे के साथ टाइम को बहुत एंजॉय कर रहे थे, जिसे देख के हांचू का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो चिंचिन से बिना मिले ही चला जाता है, जिसे जीरू देख लेता है। पेहांग के जाने के बाद वो चिंचिन से बताता है कि यंग मास्टर हांचू आए तो थे पर ऐसे ही चले गए और मुझे लगता है कि वो नाराज हो गए हैं आपको मिनिस्टर पेहांग के साथ देख के। वो कहता है कि वैसे भी भले आपको कितनी भी गंभीर चोट लगी हो, मिनिस्टर पेहांग कभी आपको देखने नहीं आते थे और अब मामूली सी हाथ की चोट के लिए आपको हालचाल पूछने आ गए। पर चिंचिन इन बातों को सीरियसली नहीं लेती, पर ये आइडिया जरूर चिंचिन के माइंड को हिट करता है कि हांचू अब हमें से एक ही है और हमें उसको यहाँ घर जैसा फील कराने के लिए कुछ तो करना चाहिए और वो बर्थडे पार्टी रखने का प्लान करती है जो उसे पता था कि उसका बर्थडे बस आने ही वाला है। मीनवाइल हांचू के दिमाग में स्ट्रगल चल रही थी कि वो क्या करें, क्या वो अपने ओरिजिनल मिशन में सक्सेस पाने के लिए चिंचिन को सेक्रीफाइस कर दें। नेक्स्ट मॉर्निंग चिंचिन हांचू के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए मार्केट निकल जाती है। जीरो के एडवाइस और अपने थॉट से उसे लगता है कि शूज और कपड़े बेस्ट रहेंगे उसे देने के लिए। मार्केट में ही हम छोटी मोटी सीन्स देखते हैं जिससे पता चलता है कि बेचारे आदमियों की कैसी कंडीशन है वन सिटी में। जैसे एक पत्नी अपने पति को पीटते हुए ले जा रही होती है, एक प्याज बेचने वाला आदमियों को ये कह के प्याज की सेल बढ़ा रहा होता है कि रोज एक एक प्याज खाने से तुम्हारी सास तुम पर बिल्कुल जुल्म नहीं करेंगी।
तभी एक दूसरा सब्जी वाला हाफ पैंट पहने होता है, उसे देख के सारे आदमी उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि हो कैसा बेशरम है, पब्लिक में ऐसे खुले पैर दिखा रहा है, इसे तो म्यूजिक एंड डांस एकेडमी जाना चाहिए पैसे कमाने के लिए। बैक टू चिनचिन। चिनचिन को मार्केट में देख के सारे शॉपकीपर्स डर से अपनी अपनी शॉप को पागलों की तरह बंद करने लगते हैं। चिनचिन कंफ्यूज थी कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जीरो क्लियर करता है कि आप कभी भी सामान लेके पैसे नहीं दिया करती हैं, पूरे मार्केट से आपने उधार लिया हुआ है। ये सुन के चिनचिन अनाउंस करती है कि मैं पैसे दूंगी अब की बार, और तुरंत ही सबके डोर खुलने लगते हैं और कंपटीशन होने लगता है कि वो सबसे पहले उनकी शॉप पर आए। शूज और कपड़े तो फाइनल हो गए थे, अब बात थी तो मेजरमेंट की। इसके लिए वो छुप के हांशू के मेंशन में जाती है और शूज के कैबिनेट से उसकी नाप लेने लगती है। पर इसी प्रोसेस में हांशू की नजर उस पर पड़ जाती है और वो पूछता है कि तुम्हें शक है कि मैं शानू के स्पाई के साथ कुछ प्लान कर रहा हूँ और इसी की छानबीन करने यहाँ आई हो तुम। वो एक्सप्लेन करती है कि मेरा रीजन कुछ और है और हांशू को आंखें बंद करने के लिए कहती है जिससे वो उसके गले, चेस्ट, वेस्ट की नाप ले सके कपड़ों के लिए। पर जैसे ही वो गले की नाप लेने लगती है, हांशू अपनी आंखों को खोल देता है और ताना मारता है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसने तुम्हें इतना गुस्सा दिला दिया कि आप मेरी जान लेने की तैयारी कर रही हो। और मन ही मन बुदबुदाने भी लगता है कि काश तुम मुझे यहाँ मारने ही आई होती तो मेरे लिए सब आसान हो जाता, जिसे चिनचिन सुन नहीं पाती है। पर वो नोटिस कर लेती है कि आजकल हांशू मुझसे कुछ रूखा बिहेव कर रहा है। हांशू के पलटते ही वो चेस्ट और वेस्ट को मेजर करने के लिए ऐसे झटके से उसे गले लगाती है कि हांशू कुछ समझ ही नहीं पाता कि एकदम से क्या हुआ उसके साथ। जब उसका माइंड नॉर्मल हो जाता है तो उसे दया लगती है चिनचिन पर कि वो उसे मारने के बारे में सोच रहा है और ये इतनी इनोसेंट है कि उसके ही गले लग रही है। मेजरमेंट लिए चिनचिन बिना कुछ कहे हांशू को ऐसे ही शॉक हुआ छोड़ के चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और जीरो मंच पर उस शॉप के लोगों को देखता है जिनसे उन्होंने कस्टम मेड सीलिंग बैग्स बैम्बू ट्यूब बनवाया था हांशू को फंसाने के लिए। क्योंकि चिनचिन हमेशा हर चीज बल्क में लिया करती थी तो इस बार कहने से पहले ही वो लोग उसकी कॉपीज बनाकर डिलीवर करने आए थे, जिससे जीरो रिसीव करके किचन बैकयार्ड में रखवा देता है। रात का समय था। हांशू का दिल का दर्द उसे प्रेशराइज कर रहा था कि इस बीमारी से अब छुटकारा पा लेना चाहिए उसे। वो पॉइजन बॉटल को अपने पास छुपा के रख लेता है और मेंशन से बाहर निकल पड़ता है और उसकी आंखें देखती है कि बाहर का नजारा तो बदला हुआ है। डिलीशियस डिशेस, ड्रिंक, हर चीज की तैयारी की गई है और वो गिफ्ट जिसे देखते वो कहता है कि मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है। पर एक्साइटमेंट और खुशी साफ दिख रही थी उसके चेहरे पे। कपड़ों और शूज को गिफ्ट बॉक्स में पाकर अब उसे समझ आता है कि चिनचिन का वो ड्रामा उसके मेजरमेंट लेने के लिए था और एक बड़ी सी स्माइल इसके फेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। और अचानक से चिनचिन बर्थडे सॉन्ग गाते हुए इसके सामने आती है। हैप्पी बर्थडे यंग मास्टर हांशू, हैप्पी बर्थडे यंग मास्टर हांशू। वो चौंका हुआ था और टस्ट भी था कि उससे उसका बर्थडे कैसे पता चला। चिनचिन उसे बताती है कि सिर्फ बर्थडे नहीं, मुझे तुम्हारी हाइट, वेट, फेवरेट कलर और ये भी पता है कि तुम्हें बारिश नहीं पसंद है और तुम्हारा फेवरेट फूड तुम्हारी माँ के हाथों का बना नूडल्स सूप है। हांशू पूछता है कि अच्छा और क्या क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में। वो रिप्लाई करती है कि मुझे ये भी मालूम है कि जब तुम पैदा हुए थे तो सबने ये माना था कि तुम्हारे में एक्सेप्शनल एबिलिटीज हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जब तुम 16 साल के हुए डॉक्टर ने पाया कि तुम्हारे दिल की बीमारी है और तुम 20 साल से ज़्यादा नहीं जी पाओगे और तभी से तुम बदल गए। वो बहुत ही इमोशनल टोन में कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि एक पर्सन जिसको पता है कि वो जल्दी मरने वाला है उसके लिए लाइफ एक काउंटडाउन की तरह हो जाती है और जीने के लिए वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है जिससे उसकी उम्र बढ़ जाए। वो हांशू को कंफर्ट करती है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, जरूर कोई होगा जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीमारी तक भी ठीक कर देगा, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार देगा, सो गिव अप मत करो। चिनचिन की ये बातें डायरेक्ट उसके दिल तक जा रही थी, जिससे हांशू के इमोशन अपने आप ही बाहर आ जाते हैं और वो अपना दर्द चिनचिन से शेयर करता है। वो कहता है कि जब लोगों को पता चलता है कि मैं 20 से ज़्यादा नहीं जीऊँगा, वो मुझे ऐसे सिंपैथी देते हैं जैसे मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, पर तुम पहली हो जो इस पे बिलीव कर रही हो कि मैं ठीक हो सकता हूँ। उन दोनों की बातें चलती रहती है और साथ में हॉट पॉट की कुकिंग भी चिनचिन कर रही होती है। वो हांशू को इन्फॉर्मेशन देती है कि हॉट पॉट का ये लॉ है कि अगर आपको टेस्ट करना हो कि सामने वाले का दिल आपके लिए सच्चा है तो ये आप बता सकते हैं ये देख के कि वो पर्सन हॉट पॉट से कुक की हुई फर्स्ट थिंग आपको देता है। और ये बताते बताते वो कुक की हुई फर्स्ट थिंग हांशू को देने लगती है, पर स्पाइसी होने की वजह से हांशू उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिल की बीमारी उसे अलाउ नहीं करती कि वो स्पाइसी खाना खाए। बट लकीली चिनचिन ने डबल फ्लेवर हॉट पॉट तैयार किया था, जिससे हांशू के दिमाग में एक थॉट आता है जिसे वो चिनचिन से शेयर करता है कि बेटर नहीं रहता कि तुम्हें अपना फेवरेट हॉट पॉट फ्लेवर ही मिलता, तुम्हें दो फ्लेवर नहीं तैयार करने पड़ते। पर वो करेक्ट करती है कि फिर तुम कुछ खा नहीं पाते और हॉट पॉट का मजा साथ खाने में ही है। ओपिनियन और टेस्ट डिफरेंट होने पर भी दो लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चिनचिन की इनोसेंट बातें सुन के हांशू हिम्मत जुटा ही नहीं पाता कि वो उसे पॉइजन दे और ये रात वो एक साथ खाते और ड्रिंक करके बिताते हैं। और चिनचिन के लो अल्कोहल टॉलरेंस की वजह से वो पूरी तरह टल्ली हो जाती है और
नशे में वो फुसफुसा रही होती है कि कोई ना कोई मिरेकल होगा, अगर नहीं होगा तो मैं क्रिएट कर दूंगी। ये फुसफुसाहट हांशु क्लियरली सुन पा रहा था और उसका दिल चिंचन को यही रिप्लाई कर रहा होता है कि मुझे ऑलरेडी एक रास्ता मिल गया है अपनी बीमारी को ठीक करने का, पर अब मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहता। और हांशु के इस मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई रियली होप कि पसंद आया हो आपको। आप अपने लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और मोटिवेट होकर आई प्रॉमिस मैं इससे भी कई गुना अच्छा कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।